सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां इस समय हमें सुन रही हैं। बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार। अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री। उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है? वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोक गायिका है। बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी। और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका। बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा, क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन। तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है। तो इस तरह के जो भी क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात। इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं। ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें। हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में।
तो हम बात कर रहे हैं भाई बसंती देवी बिष्ट की जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में। और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी और अपनी माँ के साथ जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई, तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहां का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज निकलती है। बिल्कुल। और वो पूरा जो माहौल था ना, वो बचपन से उनको मिल गया था। और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है। और आरती, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की ये जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि 5वीं कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो पहली छात्रा। मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है। तो और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गांव से बहुत दूर था और गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी। और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी। और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खास तौर पे ऐसा हुआ करता था। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ। और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी। और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गईं तो वहां उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की। और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की। हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने सिखाया था बजाना। तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी। और वो ए श्रेणी की कलाकार थी। देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं। और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया। जी। और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाज्यू बॉर्डर और फोन करना, ओ सियाली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारेजू, और भी बहुत सारी हैं। तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताई भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे। ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं।
आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि भाई बिल्कुल। सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते बिल्कुल, हैं। बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं। और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते। बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है और पूरी दे रखी है भी कि नहीं, वो भी हमें नहीं पता होता है। कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू हैं वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है। असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए। बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती हैं, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज। बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे। तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता। तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं। रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीज हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे, वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ। कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं। और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में उसे वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं, वापस नहीं हो सकता है ये। इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं। कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं, और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना चाहिए, ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी, दगाबाजी ना हो। बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत।
यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं। इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं। पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज ले रहे होते हैं, हमने मंगाई, बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं, नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है। बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर, वहां से खरीदें। जो देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन ले। बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं। किसके
देखिए सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देखकर खरीद ली जाती हैं चीजें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है। और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसी ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध, दालें, सब्जियां, ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो सोच समझ कर ही। और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं। तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई, जैसे इन्होंने बताया, वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा। बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया जी। विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे।
याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी। बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इससे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया, तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है। हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग, कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए। तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें। और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं। आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी। और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें। और जैसा कि आपने बताया था कि उनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब भी आती हैं। लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं जो उनको कभी पछतावा हो। और एक और हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया। एन समय पर फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको 2 बार पैसे खर्च करने पड़े। बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं। और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की। और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है। जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है और लंगर यानी कि जो भोजन प्रसाद होता है उसकी व्यवस्था की बिल्कुल। और लंगर का खाना चंचली इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है। वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि एक गीत सुनने पहले गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं। तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना।
झुकेगा इतना, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था। एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में। वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। एक टुकड़ा धूप का। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी। मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी। 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास। हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर बहुत कुछ लिख डाला है भाई। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे। और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, आप बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है, चंचल जी ऐसा मत कहिए, क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं। लेकिन मैंने कहा अमूमन ही होता ये तो है ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश में पढ़कर सुना रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खाना नहीं बनाता, इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास। अच्छा। पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास। जी बिल्कुल। चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ। यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है, बहुत जरूरी। ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं, अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं। तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो, एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज, दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं। इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर, पालक, इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी
चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें। इसीलिए इन्हें मध्यम आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। अरे वाह, क्या बात है। और एक हमारे श्रोता हैं जो इन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा खाना खिला पाए। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है, तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं। अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें। और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें। और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है, उसमें बड़ा स्वाद होता है। बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे की। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी। आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई। तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है। उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर, यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है। और बहुत बढ़िया, बिल्कुल सुनते हैं। प्रीतम को भी
आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून, जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस। और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है। बिल्कुल। और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है, जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य, जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए। बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं, जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं। और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, बच बच के चलना हुजूर, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, ओ बच बच के चलना हुजूर। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, तो बच बच के चलना हुजूर। पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे प्यार की सीमा, मेरा प्यार है इतना ऊंचा जैसे राम रहीमा, जैसे राम रहीमा। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, तो बज बज के चलना हुजूर, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, तो बच बच के चलना हुजूर। सुंदर मंजिल मैंने पाली, तेरे प्यार में मर जाने की कसम है मैंने खा ली, कसम है मैंने खा ली। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ। भाई, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का। तो आरती श्रीवास्तव को और चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।